break into stable middleweight nuclei, break into stable middleweight nuclei with emission of energy, with emission of एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन में देखो, इसमें जनरली हम लोग यूरेनियम का ही फिशन करते हैं जनरली, लेकिन आजकल थोरियम वगैरह का भी फिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यूरेनियम में देखो, यूरेनियम के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं। तो यूरेनियम में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 92, 238 प्लस 92, 235। ठीक है, यूरेनियम ले लिया और फिर यूरेनियम में अलग अलग आइसोटोप्स प्रेजेंट है। एक तो है 238 और एक है 235। ठीक है, जो यूरेनियम 238 होता है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये होता है अप्रॉक्स 99.3%। ठीक है, यूरेनियम में। और यूरेनियम 235 जो होता है, वो जो बचा हुआ कितना, 0.7%। 0.7% यूरेनियम 235 होता है और 238 यूरेनियम 238 आपका 99.3% होता है। ठीक है, अब इस यूरेनियम के सैंपल पर हम लोग क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन 0 and 1, that is slow moving न्यूट्रॉन। ठीक है, स्लो मूविंग ही क्यों लेते हैं हम लोग, फास्ट न्यूट्रॉन क्यों नहीं लेते? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही क्यों लेते हैं? ठीक है, इसको थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है बहुत ही लो होती है। कितनी होती है? 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं हम लोग इसको। और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही क्यों लेते हैं? सपोज करो आप लोगों को कोई ग्लास को ब्रेक करना है, मैंने आप लोगों को एक गन दी और एक पत्थर का टुकड़ा दिया, स्टोन का टुकड़ा दिया, और मैंने बोला कि इसको तोड़ो, तो क्या आप बुलेट से उस ग्लास को ब्रेक कर सकते हो? जब वो बुलेट ग्लास को ब्रेक, मतलब ग्लास के ऊपर टकराएगी तो क्या करेगी, ग्लास में एक छेद करते हुए, एक होल करते हुए बाहर निकल जाएगी। ग्लास से ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा। तो मूवी वगैरह में क्या होता है कि जैसे कोई विलेन वगैरह वो हीरो को मारता है, तो जो कार की विंडशील्ड वगैरह होती है, सामने का जो कांच होता है, उस कांच में क्या होता है, जब गोली लगती है तो छेद हो जाता है, कांच पूरा ब्रेक नहीं होता। अगर आप उसी कांच पे एक बड़ा सा पत्थर मार दोगे तो वो कांच क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पत्थर की स्पीड जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू बुलेट। तो ज्यादा स्पीड होगी तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। ज्यादा अगर एनर्जी हुई तो बुलेट क्या होगा, इसमें से जाएगा, और क्योंकि वो इतने टाइम तक उसके अंदर रहा ही नहीं कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर पाया, इसलिए कांच ब्रेक नहीं होता बुलेट के टकराने से। लेकिन जब जब पत्थर टकराता है तो पत्थर क्या होता है, अपनी एनर्जी को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कांच पर। ठीक है, इसलिए वो कांच से इजीली टूट जाता है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्लो मूव, हमें से न्यूक्लियस को क्या करना है, तोड़ना है। ये भी लगभग एक तरह कांच की तरह ही होता है, समझ लो। उसमें जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब टकराते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें, तो टकराने के बाद ये बनेगा यूरेनियम 236। ठीक है, एक और आइसोटोप बनेगा यूरेनियम 236, 92, 236। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है 92, 236। जब ये, ठीक है, और भी इसके रिएक्शन होते हैं, बेरियम क्रिप्टन वगैरह भी बनते हैं साथ में, लेकिन हमने मान लिया कि इसमें यूरेनियम 236 बन रहा है आपको।
ये फर्दर क्या होता है, फर्दर ब्रेक होता है, या तो ये ब्रेक होगा एक्स में, वाई में, एक्स और वाई प्लस इसमें से निकलेंगे कितने न्यूट्रॉन्स, एक्स और वाई आपके बेरियम क्रिप्टन हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट हो सकते हैं, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं इसमें, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। एक एलिमेंट होता है एक्स, दूसरा एलिमेंट वाई, ठीक है, दो एलिमेंट यूरेनियम 236 बना। ये क्या होता है, ये आपका अनस्टेबल होता है, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो अलग अलग एलिमेंट में, एक्स और वाई में, प्लस इसके साथ क्या होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। या फिर कोई दूसरे एलिमेंट में भी ब्रेक हो सकता है, जरूरी नहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक्स डैश वाई डैश प्लस 2 न्यूट्रॉन भी निकले, ऐसा भी हो सकता है। अगेन इसमें भी कितनी एनर्जी निकलेगी, इसमें भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ठीक है, ये फास्ट मूविंग होते हैं, इनको वापस से हम क्या करते हैं, स्लो करते हैं। स्लो करवाने के बाद वापस से इसको इसी यूरेनियम के ऊपर, ये जो सैंपल दे रखा है, इसी सैंपल के ऊपर हम लोग वापस से इसकी बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो यहाँ से यूरेनियम 236 बना, इससे एनर्जी निकली, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 न्यूट्रॉन में आप चाहो तो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन का यूज कर सकते हो, तो 3 से वापस से रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन क्या होगी, वापस से कंटिन्यूसली इस तरह से चलती रहती है, तो उसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक तरह की ये क्या है, चेन रिएक्शन है जो कभी नहीं रुकती, ठीक है। तो बड़े बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें इस तरह की रिएक्शंस होती है, उनको सिर्फ एक बार जला दिया जाता है, एक बार ये रिएक्शन चालू कर दी जाती है, और वो सालों साल तक चलते रहते हैं, ठीक है। एक केजी का एक यूरेनियम अप्रोक्स 10 साल तक पूरी एनर्जी देता रहता है। 1 केजी का एक यूरेनियम का पीस अप्रोक्स 10 साल तक एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग इतने ही यूरेनियम का यूज करते हैं। तो क्या बन गया, एक तरह का चेन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसका वैसे वो भी है क्या, इसका डायग्राम वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह क्या होता है, कूलेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग देख लेना एनसीईआरटी में, मैंने मेन रिएक्शंस वगैरह बता दिया आप लोगों को कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। बाकी आप न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम और उसमें जो जो मॉडरेटर वगैरह, ग्रेफाइट रॉड वगैरह, ठीक है, कैडमियम की रॉड, वो उनका यूज क्यों करते हैं, वो एक बार आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ लेना फिर, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन, यूरेनियम पे मैंने एक न्यूट्रॉन डाला, यूरेनियम उससे कितने न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन मतलब एक यूरेनियम था, उससे फर्दर कितने, 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 न्यूट्रॉन ने फिर 3 अलग अलग न्यूक्लियस पे ये बॉम्बार्डमेंट करेगा, फिर उससे अगेन 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर अगेन 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर अगेन 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वापस से बॉम्बार्डमेंट करेगा 3 न्यूक्लियस पर, तो उससे फर्दर इस तरह से 3 न्यूक्लियस, तो इस तरह से चेन रिएक्शन क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। जिस तरह से अभी आप कोरोना वायरस जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, सेम ऐसी सिचुएशन इसके साथ होती है, यूरेनियम के साथ भी। एक न्यूट्रॉन, एक आदमी है, वो 3 आदमी को अफेक्ट करेगा, 3 आदमी फर्दर फिर 9 आदमी को अफेक्ट करेंगे, 9 आदमी फिर 27 आदमी को अफेक्ट करेंगे। उसी तरह से ये रिएक्शंस भी कोरोना वायरस की तरह ही होती है, ठीक है। बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट है? रिएक्शन मैंने चालू कर दिया। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ था, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी पे ये यूरेनियम बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब था, यही ब्लास्ट किया गया था। वो जो रिएक्शन थी हिरोशिमा नागासाकी पे, वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन थी। एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उसको रोकना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, जिनसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह, जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वहां पर जो रिएक्शन करते हैं वो चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकले, हमें चाहिए 1 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन को रोक लिया जाता है और 1 न्यूट्रॉन को फिर फर्दर आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल मैनर में करते हैं, इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आई? कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ था, वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन थी,
चलो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसमें जो रेडियो एक्टिव होता है वो 235 नहीं होता, आपका यूरेनियम 236, जो यूरेनियम 236 बना वो आपका रेडियो एक्टिव होता है। यूरेनियम 236 92 236 इज रेडियो एक्टिव। ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, इसलिए इजीली टूट जाता है। आई बात समझ में? तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं इसको, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग उसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। ये किसमें होता है? लाइट वेट न्यूक्लियाई। लाइट वेट, लाइट वेट कितना? जिसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सॉरी मास नंबर 20 से कम हो, ठीक है, उन न्यूक्लियस को हम लाइट वेट बोलेंगे। कंबाइन टू फॉर्म मिडिल वेट न्यूक्लियाई। जो लाइट वेट न्यूक्लियाई है, लाइट वेट न्यूक्लियाई combine to form middle weight nuclei. Middle weight nuclei with emission of एनर्जी। अगेन इसमें भी क्या होता है, एनर्जी एमिट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। इसमें आपको काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो पाती, इसको रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तभी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे। हाई टेम्परेचर, और कितना हाई? 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁹ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? लेंगे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम रिएक्शन, ठीक है, डी डी रिएक्शन। तो दो ड्यूटेरियम कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं? हीलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। 1H2 plus 1H2 give 2He3, ठीक है, 2He4 नहीं, 2He3 लिखा है मैंने। 0 and 1 प्लस एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा वो करेगा 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितना आएगा? 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो ये रिएक्शन हो सकती है, या फिर 1H2 प्लस 1H2 कंबाइन होके 1H3 प्रोड्यूस करे प्लस एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करे, लेकिन इस केस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी विच इज इक्वल टू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या फिर ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम रिएक्शन, डीटी रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, 1H2 कंबाइन होगा 1H3 से, 1H2 कंबाइन होगा 1H3 से, क्या प्रोड्यूस करेगा? हीलियम प्रोड्यूस करेगा, और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा 2He4 प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस 17, ठीक है, प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वैसे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेना यहाँ पे।
जैसे मान लो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम कंबाइन हुए, अगर हीलियम बना तो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर एक ड्यूटेरियम एक ट्रिटेरियम से कंबाइन हो रहा है तो अगर हीलियम प्रोड्यूस कर रहा है, और मैक्सिमम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये 17.6, मतलब एक न्यूक्लियस बना रहा है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यूरेनियम कितना कर रहा था, यूरेनियम आपको याद हो, यूरेनियम कर रहा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? तो अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस के पर न्यूक्लियस कि पर न्यूक्लियस कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो पर न्यूक्लियस यूरेनियम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम बोलेंगे पर यूनिट मास कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो पर यूनिट मास, क्योंकि यूरेनियम का मास हाइड्रोजन के मास से बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसका कितना था 236 था, और यहाँ पर कितना है सिर्फ 2 ही है एटॉमिक मास। तो एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इन फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिशन। तो आप लिखोगे एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास in fusion is more than in fission। तो फिशन के कंपैरिजन में पर यूनिट मास जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में वो ज्यादा एनर्जी होती है, और एक्चुअल में जो फ्यूजन रिएक्शन है वो काफी सही रहता है, मतलब हमारे लिए। अगर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने में कर लें, तो किसी भी तरह का ये पॉल्यूशन वगैरह, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है आपका, जो रेज वगैरह होती है, ठीक है, तो इस तरह का पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। क्या होता है कि जो इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं न्यूक्लियर फिशन में,